नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर सैयद एहसन। हमारे कोई भी अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करने हैं तो आप इन दोनों नंबर पर कृपया कॉल कर लीजिए। इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब से और हमारे कौन कौन से कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, उनकी कॉस्टिंग और उनके बेनिफिट्स। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपकी बहुत सहायता होगी। ठीक है, चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मेंस के लिए आज का आर्टिकल जो सबसे बड़ी खबर है, मेक द राइट कॉल ऑन मालाबार गोइंग क्वाड। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज आपको याद होगा, 2-3 दिन पहले मैंने आपको प्रीलिम्स में बताया था और इस चैनल में और भी जो वीडियोस होते हैं उसमें भी आपको आई एम श्योर मालाबार एक्सरसाइज के बारे में पता होगा। तो अब उसको क्वाड की बात चल रही है, मतलब उसमें ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने की बात चल रही है। पेज नंबर 6 पे है ये आर्टिकल। GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस, GS3 इंटरनल सिक्योरिटी, दोनों से रिलेट करेगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले तो इसमें फैक्ट्स देखिए, मालाबार ऑन गोइंग क्वाड। ठीक है, मैंने आपके लिए फिर से फैक्ट्स लिख दिए हैं यहाँ पे। क्वाड देखिए, एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी, ये एक वर्ड जो है इसके लिए यूज किया जाता है। क्वाड का फुल फॉर्म क्या है ये लोग कौन बताएगा? ये आप लोग बताएंगे। कहाँ बताएंगे? कमेंट्स में बताएंगे क्वाड का फुल फॉर्म। ऑल राइट। एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, उनका ये सोचा हुआ था कि इस तरह का कुछ बनाया जाए चाइना को काउंटर करने के लिए कि एशिया में डेमोक्रेसी आए। लेकिन दुनिया में देखिए, जहां भी डेमोक्रेसी जानी होती है, अमेरिका जो है सबसे पहले उसका दूत बन के पहुंचता जरूर है। तो यूएस भी इसमें ऑब्वियसली इन्वॉल्व है। यूएसए, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, दिस इज द क्वाड। मालाबार एक्सरसाइज जो है नेवल, वो यूएस, जापान और इंडिया की है। ठीक है, अब इसमें क्या चाह रहे हैं हम लोग इंडिया इंटेंड्स टू इनवाइट ऑस्ट्रेलिया, भारत ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करना चाहता है। ठीक है, काउंटर चाइना स्ट्रेटेजिकली, चीन का मुकाबला रणनीतिक रूप से होगा, ऐसी हमारी सोच है। इससे ऐसा हो सकता है, पर क्या ऐसा होगा? क्या इतना आसान है? जो इतना आसान दिखती हैं चीजें उतनी आसान कभी होती नहीं है, खास करके इंटरनेशनल रिलेशंस में। विदेशी संबंध बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट, छोटी छोटी चीजें और बड़ी बड़ी चीजें सभी से मिलके बनते हैं। तो ये तो हो गए इसके फैक्ट्स जो आपको प्रीलिम्स में और आंसर को स्टार्ट करने में फायदा देंगे। अब देखते हैं इसका एनालिसिस। एनालिसिस में देखिए, सबसे पहले मैंने प्रोस कुछ निकाले हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। देखिए, इंडिया को अभी जनरली डिफेंसिव की तरह देखा जा रहा है कि हम लोग अभी थोड़ा सा कोई हम पे कुछ छेड़ता है तब हम रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से एक्ट नहीं करते, वी आर अ रिएक्टिव नेशन। तो उसको इंटरनेशनल रिलेशंस में डिफेंसिव नेशन मानने की लोग अपनी तरफ से वो हमेशा तर्ज करते हैं कि ये तो डिफेंस करते हैं, कभी अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेते। पर ये अगर होता है तो इंडिया इज टेकिंग एन इनिशिएटिव, क्योंकि इंडिया ने ही दिखाया है कि हम चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया इसमें आए। ठीक है, तो वर्ल्ड लेवल पे, बड़े लेवल पे इट्स अ बिग इनिशिएटिव। तो इंडिया की ये एक असर्टिवनेस दिखाएगा, एक सटल अग्रेसिवनेस दिखाएगा कि ठीक है। प्रेशर ऑन चाइना, ऑब्वियसली चाइना का जो साउथ चाइना सी है, ठीक है, आप लोग को ये आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे तो एक बार एटलस जरूर देखिएगा। साउथ चाइना सी, साउथ पैसिफिक ओशियन इन जनरल और इंडियन ओशियन, इन 4 सागर और महासागरों का आप मैप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बार बार ये शब्द आएंगे। ठीक है, और तीसरा जो प्रो है कि टाइमिंग अभी करेक्ट है। देखिए, पूरी दुनिया का भी सेंटिमेंट, पूरी दुनिया का तो नहीं लेकिन जो बड़े देश हैं जो मैटर करते हैं, उनका सेंटिमेंट अभी थोड़ा थोड़ा चाइना के खिलाफ है। कब तक रहेगा ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा खिलाफ है। आई थिंक कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक ये रहेगा और 2021 में नई शुरुआत होगी और सब लोग फिर से जाके चाइना की गोद में बैठ जाएंगे, ऑल दीज नेशंस। ठीक है, एनीवे हम लोग नहीं, ये आपके जो यूएस जितने लोग बोल रहे हैं, हम लोग तो हमेशा चाइना के खिलाफ ही हैं एंड इंडिया विल ऑलवेज रिमेन स्टेडफास्ट अगेंस्ट चाइना। कॉन्स देखिए, नंबर 1 इसमें ये है कि यूएसए एंड जापान हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव देन इंडिया। ठीक है, देखिए इसको आप रिश्तेदारों की तरह लीजिए कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं पर इतने भी नहीं साथ हैं, उनका कुछ ना कुछ एजेंडा है। देखिए, यूएस और जापान
और इन दोनों जो आए थे साथ में वो इसलिए आए थे कि जो एक जो स्टेटस को मेंटेन्ड है पैसिफिक ओशियन में, साउथ पैसिफिक ओशियन में और साउथ चाइना सी में, वो बना रहे कि चाइना अगर अपनी तरफ से कुछ छेड़खानी करे तो वो ये लोग करने से रोकें। प्लस इनका जो पूरा ऑब्जेक्टिव है वो पैसिफिक ओशियन और साउथ चाइना सी पे ज्यादा फोकस्ड है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको अपना जो इंडियन ओशियन है उसमें हम चाहते हैं कि हमारी एक नेवी की ज्यादा पकड़ हो और चाइना अगर वहां घुसे तो हम उसको काउंटर कर सकें। लेकिन हमारा स्टेटस को का ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पे। अगर हम ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट करते हैं एक मिलिट्री एक्सरसाइज में तो ये एक सिग्नल देता है कि आप असर्टिव होना चाह रहे हैं। ठीक है, आप मिलिट्री अपनी दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग भी आप पे अटैक कर सकते हैं। पर यूएसए और जापान का इस तरह से यहाँ पे इंटेंशन नहीं है। ये जितनी भी एक्सरसाइज और अपने बड़े बड़े जहाज जो एयरक्राफ्ट इनके कैरियर हैं यूएस के जो रहते हैं वो खाली एक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए है, कोई डिसरप्शन या कोई उस मिलिट्री एक्टिविटी के लिए नहीं है। पर इंडिया का जो मूव होगा ये डायरेक्ट मिलिट्री एक्टिविटी से रिलेट करेगा कि ठीक है आप मिलिट्री एक्सरसाइज में एक बड़े देश को इन्वाइट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जो बड़ी चीज है देखिए, नो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू इंडियन नेवी। यूएस के पास टेक्नोलॉजी है पर वो इंडियन नेवी को ट्रांसफर नहीं करना चाह रहा है। इंडियन नेवी अभी चाइनीज नेवी से काफी पीछे है और यूएस की तो सबसे बड़ी नेवी है, ब्लू वाटर नेवी यूएस की नेवी को बोलते हैं। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आप कर नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये मतलब अधूरा सा रिश्ता है, आप पूरी तरह से साथ भी नहीं हो और पूरी तरह से अलग भी नहीं हो। तो एक स्टेटस को मेंटेन करने वाली बात है जो हम लोग चाह रहे हैं, जिससे जो जैसा हम पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं वो चीज यूएस अभी उतना खुल के नहीं करेगा। ठीक है, और जो सबसे बड़ी चीज है आपको ध्यान देनी, चाइना इज नॉट अग्रेसिव इन द इंडियन मैरिटाइम जोन। देखिए अभी जो इंडियन ओशियन है, ईस्टर्न इंडियन ओशियन है या फिर आपका बे ऑफ बंगाल है या इंडिया के जो भी समुद्री तट के इलाके जो इंडिया के एरिया में आते हैं उसमें चाइना का अभी कोई मिलिट्री अग्रेशन नहीं देखा गया है। ठीक है, उस तरह से चाइना ने कुछ नहीं किया है। वो अपने इकोनॉमिक्स को सिक्योर करने के लिए साउथ चाइना सी में बनाता है। इट इज बेसिकली एन इकोनॉमिक वॉर। जो भी यूएस और जापान करीब आए हैं वो जो चाइना की बढ़ती इकोनॉमी है और जो वो साउथ चाइना सी के अपने पूरे जो ट्रेड रूट हैं उनको एक तरफा अपनी तरफ लेना चाहता है कि हम ही यहाँ पे सबसे डोमिनेंट प्लेयर बन जाएं ट्रेड में, उसको काउंटर करने के लिए इनिशिएटिव था कि थोड़ा उसको चेक में रखने के लिए। ठीक है, तो इट इज वेरी डिफरेंट, एक मिलिट्री एग्रेशन और एक इकोनॉमिक डिटरेंस, वो दोनों चीजें काफी अलग होती हैं। और अगर आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ की बात कर रहे थे, हम लोग इंडियन नेवी को नहीं करेंगे तो इंडियन नेवी डिटरेंस बना नहीं पाएगी। ठीक है, कि आप किसी और को रोक सकें आपके ऊपर अटैक करने के लिए, तो फिर आप हमेशा यूएस और जापान और इन सब पे डिपेंडेंट रहोगे। और आंख बंद करके भरोसा करना किसी भी इंटरनेशनल देश में कोई भी फायदा नहीं है। पूरा इतिहास अगर आप देखें तो यूएस ने जहां जहां भी बोला है कि हम आपका फायदा करेंगे, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो सीरिया हो, वहां पे अभी तक इन्होंने घुस के जितनी नेचुरल रिसोर्सेज थी वो तो ले ही नहीं, लेकिन वहां के लोगों का कोई फायदा अभी तक नहीं हुआ है और ना ही यूएस ने कोई इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स वहां पे किए हैं जो कि प्रॉमिस किए गए थे। तो इतिहास से सीखना चाहिए हम लोगों को भी और उसी तरह से अपने डिसीजंस लेने चाहिए। ऑलराइट, चलिए आगे देखिए। आंसर राइटिंग में देखिए, इनवाइटिंग ऑस्ट्रेलिया टू द मालाबार नेवल एक्सरसाइज विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स देन इट विल सॉल्व। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नेवल अभ्यास के लिए आमंत्रित करने से हल करने से अधिक समस्याएं पैदा होंगी। इसका आपको समीक्षक विश्लेषण करना है, मतलब कि क्रिटिकली एनालाइज। ठीक है, इसमें देखिए आप कैसे लिखेंगे, इसमें आप शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म लिखिएगा कि अगर हमने ऑस्ट्रेलिया को अभी इनवाइट कर लिया मिलिट्री स्ट्रैटेजी में तो शॉर्ट टर्म तो काफी फायदा होगा। ठीक है, लोग भी काफी उत्साहित होंगे इससे, लेकिन लॉन्ग टर्म देखिए इसमें इवेंचुअली क्या होगा कि चारों देश फिर बराबर की पार्टनरशिप में घुसेंगे। तो उसके बाद अगर मान लीजिए साउथ चाइना सी या पैसिफिक ओशियन में थोड़ा सा भी कोई दिक्कत होती है तो यूएस की तो नेवीज के पास दूर है सब कुछ, तो वो चाहेंगे कि इंडिया भी वहां पे अपने वॉरशिप्स भेजे उस इलाके में, जिस इलाके से हमको अभी फिलहाल दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। तो आप एक अननेसेसरीली एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में आपको फिर घुसना पड़ेगा। ठीक है, अपने दोस्तों की खातिर जिन पे आप अभी पूरा भरोसा नहीं कर सकते कि वो आपके लिए सेम करें ना करें। ठीक है, लेकिन अगर कोई यूएस जैसा बोलता है कि ऐसा करो तो फिर देश पे प्रेशर पड़ता है कि ऐसा नहीं करा
तो आगे चल के वो और दिक्कत आपके लिए पैदा कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपको बता ही रखा है अपने बाकी वीडियोस में कि यूएस की अभी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत ही उथल पुथल है। हर हफ्ते वहां पे डिसीजंस बदल रहे हैं, हर हफ्ते वहां पे गोल पोस्ट बदलने की जो स्ट्रैटेजी होती है कि आपने पहले कहा मैं ऐसा करूंगा, फिर जब वैसा नहीं हुआ तो आपने बोला कि अरे ये तो गोल था ही नहीं, मैं तो कुछ और करना चाह रहा था, राइट। उस तरह से वहां पे भी चीजें बदल रही हैं डेली बेसिस पे। तो इसको आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा। टफ आर्टिकल है ये, इसको एनालाइज करना, इसको समझना और इस पे आंसर लिखना, तीनों ही टफ हैं, ठीक है। क्योंकि जो चीज ऊपर से बहुत अच्छी दिख रही है उसका आपको क्रिटिकल एनालाइज करना है कि ये इतनी अच्छी शायद नहीं है, ठीक है। चलिए, मेंस का दूसरा आर्टिकल था पॉलिसी रिट्रीट, पेज 6 पे देखिए। ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में पढ़ा चुका हूं। जो यूएस के वीजा वाले ऑर्डर आए थे उस पे ये थोड़ा सा फॉलो अप है। देखिए, मैंने आपसे बार बार कहा है कि एडिटोरियल्स हमेशा एक ही चीज को लेके आते रहते हैं कई बार, क्योंकि न्यूज कंटिन्यू होती है तो एडिटोरियल कंटिन्यू होंगे। तो उस पे ये फॉलो अप है छोटा सा कि स्टूडेंट वीजा नोटिफिकेशन जो डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया था कि ऑनलाइन जो बच्चे कोर्सेज ले रहे हैं कंप्लीटली उनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा, उस ऑर्डर को वापस ले लिया गया है। क्योंकि एमआईटी और हार्वर्ड जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस ने वहां पे मुकदमे दायर कर दिए थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो अभी वहां पे ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं यूएस में, वो वहीं पे रह सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें इंडिया और चाइना के ही होते हैं, ठीक है। इसको आप किससे रिलेट करेंगे? जीएस2 इंडियन डायस्पोरा, और जो पहले मैंने एडिटोरियल आपको पढ़ाया है उसमें आप ये वाले पॉइंट्स ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें बस इतना ही था। चलिए, एक और आर्टिकल आज मेंस के लिए था, व्हाई अ सेपरेट एंटी टॉर्चर लॉ, पेज नंबर 7 पे है। देखिए, मैंने आपको कस्टोडियल डेथ्स के बारे में एक एडिटोरियल पढ़ाया था कि जो रिवेंज होता है, कस्टोडियल डेथ्स, और जो एनकाउंटर अभी हुआ था विकास दुबे का, उससे रिलेट करके एक एडिटोरियल मैंने आपको बताया था। तो उस पे कुछ फॉलो अप करने के लिए देखिए, एक बिल है पार्लियामेंट में 2017 का, प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल, ठीक है। इस बिल में क्या है और कैसे होगा वो अभी जानने की जरूरत नहीं है जब तक ये कानून नहीं बनता। यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जब हमारे पास ऑलरेडी कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं और जो अपने कुछ ऑलरेडी कानून हैं, उनको हम लोग ना इस्तेमाल करके, उनका सही से सदुपयोग ना करके नए कानून बनाने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो इसमें दो चीजें जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लिखनी है वो सबसे है कि डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये हुई थी कस्टोडियल टॉर्चर पे, इस पे एक जजमेंट आया था। दूसरा है नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। इसमें उन्होंने बात की थी कि आपको अगर कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है तो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, ठीक है। कॉम्पनसेशन मिलेगा हर हाल में। तो इसमें पुलिस की लायबिलिटी बन गई कि अगर आपने टॉर्चर किया तो आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, और फिर आप पे आगे चल के कार्रवाई हुई और केस हुआ और कुछ प्रूव हो गया तो आपको सजा भी हो सकती है। अभी जो प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल है उसमें यह है कि अगर कस्टोडियल डेथ होती है, देखिए पहली बात तो कस्टोडियल, हर एक कस्टोडियल डेथ को एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हमेशा प्रोब करता है, ठीक है, कि इसमें क्यों हुई, और उसकी पूरी फैक्ट फाइंडिंग होती है, उसकी पूरी जांच होती है प्रॉपरली। और प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल 2017 में ये कहा गया है कि अगर इस तरह से कुछ प्रूव हो गया तो उनको मृत्यु दंड या फिर प्राइम पनिशमेंट मिलने का उसमें वो है कि आप पुलिस वाले को उसमें आप फांसी लगा सकते हैं अगर उन्होंने कस्टोडियल डेथ की है। तो ये थोड़ा सा हार्श पनिशमेंट है। पूरी दुनिया जो है अभी फांसी से दूर हट रही है और कम पनिशमेंट या फिर आजीवन कारावास या इस तरह के कारावास की तरफ होता है, ना कि फांसी पे लटका देना जवाब नहीं होता। तो इस तरह के लॉ के लिए अगर आप ऐसा करोगे तो जो पुलिस वाले हैं वो भी फिर अपना जो उनको मेन काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का और क्राइम को रोकने का, उससे करने से थोड़ा वो घबराएंगे, ठीक है। तो एक फाइन बैलेंस की यहाँ पे जरूरत है। कस्टोडियल टॉर्चर इज डेफिनेटली रॉन्ग, नहीं होना चाहिए, उसके लिए सजा मिलनी चाहिए। पर अगर वो इतना डिटरेंस बन जाए कि आप अपना काम ही ना कर पाओ, ठीक है, तो वो भी एक तरह से गलत है। तो दोनों तरफ से हमको सोचना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको लैक्स दिखाता है कि मशीनरी सही से काम नहीं कर रही, कि नए लॉ की जरूरत क्या है। जो अपने पास लॉज हैं वो सफिशिएंट हैं, अलग अलग लॉज हैं, उनको आप अप्लाई करिए। सीआरपीसी और आईपीसी में सेक्शंस हैं इसके खिलाफ, उसको आप अप्लाई करके अभी भी न्याय दिला सकते हैं। ऑलराइट, अब ये किस
पेपर के किस सेक्शन में जाता है ये आप लोग बताएंगे आज कमेंट्स में। मैंने आपको कई बार बोला है कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए। अगर आपने मेरे एडिटोरियल्स फॉलो किए हैं तो अगर आपके पास सिलेबस है तो अब तक आप समझ गए होंगे कि हेडलाइन से कि ये कहाँ जाएगा। तो आप लोग खुद लिख के बताइएगा कि ये सिलेबस के किस एरिया में जाएगा। ऑलराइट, चलिए फिर कर मिलते हैं। धन्यवाद एंड जय हिंद।